Welcome dear students. In this video we are going to learn about the French Revolution. The French Revolution is a landmark revolution in the history of Europe as well as the world, as it influences many other revolts and revolution against the monarchy system in the history. चैप्टर की शुरुआत हम करें तो डेट थी 14 जुलाई 1789 और शहर था पेरिस का। लगभग 7000 पीपल जो हैं वो टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए थे। पेरिस में उस सुबह से ही पूरा आतंक का माहौल था, क्योंकि लोगों में ये अफवाह फैल गई थी कि वहाँ का जो राजा है उसने जो आर्मी है उसको ये ऑर्डर्स दिए हैं कि लोगों पे वो गोलियां चलाकर उन्हें मार दे। तो ये लोग बहुत गुस्सा गए थे और जितने भी वहाँ के मेल एज वेल एज फीमेल्स थी वो सब टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ऑफिस पे घुसकर और उन पे अटैक किया था। हजारों लोगों की भीड़ ने पेरिस के ईस्ट में सिचुएटेड बेस्टाइल जो किला था उनका, लेकिन जो वहाँ का राजा था वो उसको जेल के फॉर्म में उसको यूज़ किया करता था और वहाँ के जो लोगों को बिना मतलब वहाँ पर बंदी बना लिया करता था अपनी ताकत बताने के लिए। तो लोग जो है उन्होंने बेस्टाइल पे भी अटैक किया, क्योंकि उन्हें ये अनुमान था कि वहाँ से उनको बहुत सारी क्वांटिटी में गोला बारूद जो है वो मिल जाएगा ताकि वो अपनी लड़ाई को और बढ़ा सके। तो बेस्टाइल पे जब अटैक किया तो उस लड़ाई में वहाँ का कमांडर जो है वो मारा गया और उन लोगों ने वहाँ से अपने जो बंदी साथी थे, हालांकि वो 7% ही वहाँ पे बंदी थे, उनको छुड़ा लिया। तो ये इतनी भीड़, पूरा जो फ्रांस है वो जल रहा था। ये सब क्यों हो रहा था? और जो हमारे चैप्टर का नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें इस रिवॉल्यूशन का वर्ड का मतलब क्या है उसको पहले हम समझते हैं, तब हमको आगे की स्टोरी पता चलेगी। रिवॉल्यूशन वर्ड का मतलब होता है, रिवॉल्यूशन इज अ फंडामेंटल एंड रिलेटिवली सडन चेंज in political power and organization which occurs when the population revolts against the government, typically due to the perceived oppression on political incompetence. Revolution होता है जब वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में कोई पॉलिटिकल चेंज जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसमें जब वो चेंज लाना चाहते हैं तो उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उनका स्लोगन भी था लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि ये सब हुआ क्यों? क्यों वहाँ के लोग वहाँ के पॉलिटिकल सेटअप से इतना ज़्यादा परेशान थे कि वो सड़कों पर आकर इस तरह से जो है इस तरह से तबाही पूरे शहर में मचाने लग गए? ये सब क्यों हुआ? तो इन सब के लिए हमको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो हम चलते हैं ईयर 1774 में। ठीक है, 1774 में एक बहुत बड़ी घटना फ्रांस में हुई थी। हुआ ये था कि बर्बन फैमिली के एक 20 साल के लुइस 16 को फ्रांस का राजा बनाया था। तो लुइस 16 जो है वो बर्बन फैमिली के बिलोंग करते थे और जब वो राजा बने तब वो महज 20 साल के थे। लुइस 16 की शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से हुई थी। जब लुइस 16 राजा बने तो उन्होंने पाया कि उनका जो ट्रेजरी है, जो राजा का खजाना होता है, जो राजकोष होता है, वो पूरा खाली था। अब ये खाली क्यों था उसके 5 मेन रीजन है और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट वर द मेन रीजंस कि जिसकी वजह से उस राजा को अपनी ट्रेजरी खाली मिली। तो उसका मेन पहला कारण अगर हम समझें तो वो था कि ड्यू टू लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट,
इस वजह से ट्रेजरी, तो इतने सालों से जो है फ्रांस में युद्ध लगातार चलते जा रहे थे। और दूसरा बड़ा कारण है कि उनका एक वर्साइल, एक बहुत ही भव्य उनका पैलेस हुआ करता था, वर्सलीज का पैलेस फेमस था। और वो बहुत ही आलीशान महल था, तो उस महल के रख रखाव में इतना खजाना, वो खर्चा आता था कि खजाना खाली होता जा रहा था। इसके अलावा लुइस 16 जो है, उन्होंने अमेरिकन की 13 कॉलोनीज को हेल्प की थी ब्रिटेन से आज़ादी पाने में। तो जब आप किसी और कंट्री को हेल्प करते हैं तो भी आपका बहुत सारा पैसा जाता है। इन सब युद्ध के कारण उन पे कर्जा बढ़ गया था। जो पैलेस था उन्होंने डेप्ट लिया हुआ था, उन्होंने उधार लिया हुआ था। तो जो लैंडर्स थे वो अब जो है वो इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो एक तो लोन बढ़ गया और लोन पे ऊपर से 10% इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया। इसके अलावा जो कारण अगर हम समझें तो और भी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है जो पैलेस से चलते हैं, और जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ के लोकल जो भी मेंटेनेंस वाले ऑफिसेज हैं, आर्मी की मेंटेनेंस, इन सब में भी खर्चा होता ही है। अब राजा सोचने लगा कि वो अपने इस खाली खजाने को फिर से कैसे भर दे। तो उसको एक ही आइडिया और एक ही रास्ता समझ में आया, वो था कि टैक्स राइज। उसको लगा कि टैक्स के थ्रू ही मैं इस खाली खजाने को फिर से भर सकता हूँ। पर यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि ये जो टैक्स लिया जाता था वो कौन लोग थे जिनसे टैक्स लिया जाता था, और मतलब ये टैक्स पेयर्स थे कौन। तो उसके लिए हमको फ्रांस के सोसाइटल सेटअप को पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी। फर्स्ट एस्टेट, दूसरा उसका पोर्शन था सेकंड एस्टेट, और एक था थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट जो था उसमें आते थे जो क्लर्जी यानी जो चर्च के लोग हुआ करते थे, है ना। जो चर्च हुआ करता था उसको यहाँ पर फर्स्ट एस्टेट कहा जाता था। ओके, तो ये है। दूसरा एस्टेट में आते थे ये जो राजा, नोबेलिटी, जो रॉयल फैमिली है। तो राजा और उसके जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे वो सेकंड एस्टेट में आते थे। सेकंड एस्टेट को कहा जाता था नोबिलिटी, ठीक है। उसमें कौन आता था? किंग एंड उससे रिलेटेड सभी लोग, तो वो सेकंड एस्टेट में आते थे। और थर्ड एस्टेट में कौन लोग आते थे? थर्ड एस्टेट में आते थे जैसे जो छोटे पीजेंट्स हो गए, स्मॉल फार्मर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, टीचर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, लॉयर्स हो गए। ये सभी जो है वो आते थे थर्ड एस्टेट में। तो ये था यहाँ का सोसाइटल सेटअप जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। फर्स्ट एस्टेट, उसमें चर्च आता था, सेकंड एस्टेट जिसमें राजा आता था, और थर्ड एस्टेट जिसमें बाकी सभी आर्टिसियंस, बिजनेसमैन, लॉयर्स, प्लम्बर्स वगैरह जो वर्कमैन होते थे, और फार्मर्स, ये सभी आते थे। अब हम बात करेंगे कि जो थर्ड एस्टेट है, यहाँ पर बता दें कि थर्ड एस्टेट जो है, जो एक साधारण, उसमें से भी जो पीजेंट्स हुआ करते थे, जो छोटे किसान हुआ करते थे, जो खेती से अपना काम चलाते थे, तो थर्ड एस्टेट के पीजेंट्स जो हैं वो टैक्स पे करते थे फर्स्ट एस्टेट यानी चर्च, क्लर्जी को ये लोग टैक्स पे किया करते थे। और जो ये टैक्स, जो क्लर्जी है, ये टैक्स देते नहीं थे बल्कि ये टैक्स लेते थे। किससे लेते थे? थर्ड एस्टेट के पीजेंट से लेते थे, ठीक है। और जो ये टैक्स लेते थे इसको कहा जाता था टाइट। क्या कहा जाता था? टाइट। ये एक तरह का रिलीजियस टैक्स था जो चर्च किसानों से वसूलता था, ठीक है। और इसके अलावा जो थर्ड एस्टेट है उसमें सभी लोग, देखो फर्स्ट एस्टेट को तो सिर्फ पीजेंट्स टैक्स चुकाते थे, लेकिन थर्ड एस्टेट के सभी लोग जो है वो सेकंड एस्टेट यानी जो राजा वाला एस्टेट है, जो नोबेलिटी है, उनको टैक्स चुकाते थे। और उनको टैक्स चुकाते थे 2 फॉर्म में। एक होता था डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स का नाम था टाइल, ठीक है। और
जो राजा है, जो नोबल फैमिली है, वो उनसे इनडायरेक्ट टैक्स भी लेती थी। किस पे? जो उनके डेली कंज्यूमेबल आइटम जैसे नमक हो गया, टोबैको हो गया, इन पे इनडायरेक्ट टैक्स भी लिया करती थी। तो ये जो थर्ड एस्टेट के सभी लोग हैं, ये दो तरह के टैक्स जो हैं वो नोबैलिटी को चुकाते थे, और जो थर्ड एस्टेट के पीजेंट्स हैं वो चर्च को भी टैक्स चुकाया करते थे। और चर्च जो है और जो फर्स्ट एस्टेट हो गया और जो सेकंड एस्टेट हो गया, ये सिर्फ एंजॉय करते थे, इनको किसी को टैक्स चुकाना नहीं पड़ता था। अब आगे की कहानी क्या है वो हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।